हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो एनटीपीसी के टोटल क्वेश्चन जो है, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी फर्स्ट, उसका जो है टोटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है वॉल्यूम 3, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो है 22 सेट तक देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 23 के जो है टोटल मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि 13 जनवरी 2021 का पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। वॉल्यूम 3 मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म का बुक है, उसी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करें, और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सभी दोस्तों तक हम भी पहुँचे और वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और फ़ायदा उठाए उससे। ठीक, तो चलिए आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करें। तो ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई तथा परिमाप 34 इकाई है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। देखिए एरिया, आयत का क्षेत्रफल जो होता है ना, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी बराबर दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है। और परिमाप, इसका पेरीमीटर होता है, परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये आपका दिया हुआ है कितना, 34 इकाई दिया हुआ है। ठीक, तो बोला है कि इसका विकर्ण क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर यहाँ से इसको कटाते हैं तो ये 17 मिल जाता है, एल प्लस बी बराबर 17। तो दो संख्या ऐसे ढूंढिए कि जिसको जोड़ने पर 17 है और गुणा करने पर 60 आ जाएगा। तो 12 5 मिलेगा, 12 5 17, 12 5 60, अब कुछ है ही नहीं इसमें। इसका लंबाई जो हो जाएगा 12, चौड़ाई कितना हो जाएगा 5। ये भी 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जा रहा है, और 12 5 60 हो जा रहा है। तो अब पूछा हुआ विकर्ण, तो विकर्ण देखिए आपको बहुत पता होगा, बहुत नॉर्मली ट्रिपलेट के बारे में। जैसे ये लंबाई 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अर्थात ये जो विकर्ण इसका होगा 13 होगा। अब ये नहीं कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये 12 आ गया, 5 हो गया, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनाता है 5 12 13। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, 13 इकाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए इस बात को। एरिया 60 दिया हुआ था और विकर्ण लंबा परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 34, तो एल प्लस बी 17 हो जाएगा। दो संख्या ढूंढिए जिसका गुणा करने पे 60 आए, जोड़ने पे 17 आए, तो 12 5 ही होगा। तब इसका विकर्ण मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे वहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि 12 5 का ट्रिपलेट विकर्ण क्या होता है 13, तो 13 सेंटीमीटर इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2 नंबर कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोट का 75% के बराबर वोट मिले हैं। यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 56 लाख है। देखिए 5,60,000 है। टोटल वोट कितने हैं, 5,60,000 है आपका। ठीक, टोटल वोट। अब ये बोला हुआ है कि ए के पक्ष में कितने वोट पड़े। ये जो 5,60,000 है, इसमें से अवैध घोषित कर लिए गए 15%। बोला हुआ है कि 15% वोट को अमान्य इनवैलिड घोषित कर लिया गया। तो जब 15% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 85%। 85/100 ही क्या है, वैलिड वोट है। और इस वैलिड वोट में से ए को कितना मिल रहा है, तो 75% मिल रहा है, यानी ए का जो है 75/100 हो जाएगा। ये ए के पक्ष में कितना वोट मिला डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा। 25 3 75, 25 3 75, 25 चौके 100 कर लीजिए। 2 0 से यहाँ, 2 0 यहाँ कटा लेते हैं। ठीक, अब 4 से इसको कटा लीजिए। देखिए 14 चौके 56 हो जाएगा। अब सिर्फ गुणा कर लेना है, 0 0 2 को 0 हो जाएगा, और फिर 14 5 70 कर 0 7 हो जाएगा, और 14 8 112 और 7 119 हो जाएगा। और गुणा 1 3 भी है, तो 3 से भी गुणा कर लीजिए, यानी 357 और 3 वो 0 हो जाएगा। 3,57,000 वोट मिला किसको, ए को। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एक बार और समझिए। देखिए टोटल 5,60,000 है, इसमें से 15% इनवैलिड हो गया, तो 85% वैलिड बचा, और इस वैलिड में से ए को 75% मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट हम लोग ए का जो है टोटल निकल गया। कितना आ गया आपका, 3,57,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 3 नंबर कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक गोले को
दो त्रिज्याओं तलों द्वारा समान भागों में काटा जाता है तो सभी भागों का कुल छेद। देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। ये एक गोला है, गोला है आपका, सर्कल नहीं है, क्या है, गोला है। तो इसको दो भाग में काटा जाता है, ऐसे एक बार काटा जाता है, एक बार ऐसे काटा जाता है। तो बोला है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू एस दिया हुआ है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, आपका एस दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जब इसको हम दो जगह से काट रहे हैं, त्रिज्या से दो जगह से काट रहे हैं, तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा। जब इसको हम एक बार ऐसे कट करेंगे तो ये यहाँ जो बनेगा ना, ऐसे सर्कल वाला बनेगा। ये गोला है ना, तो ये सर्कल वाला एक ऊपर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा जो है यहाँ मिल जाएगा। यानी 2 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा जो है सरफेस एरिया मिलेगा। ये बात पहले समझे कि नहीं। जैसे आपको ज़्यादा बेहतर समझना है तो एक आलू को लेकर बीच में से ऐसे कट कर देना है, या सेव भी कट कर सकते हैं। तो जो उसका दो गो पार्ट बटेगा, तो एक इधर भी पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो एक बार काटेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इधर से भी काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर जो हो जाए एक्स्ट्रा हम लोग का मिल जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू एस है, तो ये 4 और ये 4 यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2s कह सकते हैं। यानी जो कटा हुआ भाग है तो उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2s हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो समझना है इस क्वेश्चन को, एक बार और समझिए। देखिए जब हम इस गोला जो रहेगा ना उसको एक बार कट करेंगे तो हमें पाई आर स्क्वायर एक साइड, पाई आर स्क्वायर दो ब्रीथ वाला सर्कल वाला मिलेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग का बढ़ जाएगा। दो बार करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर ए और चारों होकर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू एस है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस दिया हुआ था। तो 8 पाई आर स्क्वायर को आप क्या करेंगे, 2s करेंगे, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यही कहता है कि 3 भाग में कट करना है तो 3 पाई 2 2 4 2 6 पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाता, यानी कि 6 4 10 हो जाता, तब 2.5 हो जाता। अगर 4 बार कट कर रहे हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 8 ये और 4 ये, यानी कि 12 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को कर लेना है। जितना बार कट करेंगे ना, एक बार कट करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इधर, पाई आर स्क्वायर इधर, फिर दोबारा कट करेंगे तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है और 4 पाई आर स्क्वायर पहले से है। तो टोटल सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर को एस दिया हुआ है तो 8 पाई आर स्क्वायर को 2s हम लोग बोल देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन काम करता है, अगले 5 दिनों में 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है और अंतिम 5 दिनों में। सबसे पहले तो इसका टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कितना होगा, तो पहले 5 दिन तक 4 घंटा काम किया, यानी M1 D1 M1 H1 यहाँ पे है, प्लस अगले 5 दिन तक 5 घंटा काम करता है और अंतिम 5 दिन तक 6 घंटा काम करता है। ऐसे ही दिया हुआ है हमें। पहले 5 दिन तक 4 घंटा, अगले 5 दिन तक 5 घंटा, अंतिम 5, यानी टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ पे 20 प्लस 25 प्लस 30, यानी 30 20 50 25 75 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 75 हो गया। अब कह रहा है कि यदि वह आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ 8 घंटा काम करता है, यानी ये जो 8 घंटा डेली काम कर रहे हैं ना, इसमें से आधा घंटा लंच ब्रेक है, ये हाफ आवर जो है ना लंच ब्रेक है, यानी काम कर कितना रहा है, तो 7.5 घंटा 7.5 आवर जो है काम कर रहा है। आधा घंटा लंच ब्रेक जब हम घटा देंगे तो एक दिन काम कितना कर रहा है, 7.5 घंटा कर रहा है। तो क्या बोला है, पढ़िए आगे। तो उस बोला है तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तब देखिए कितने दिन, टोटल कार्य हमारा 75 है और 7.5 घंटा के हिसाब से हम डेली काम कर रहे हैं। आधा घंटा हम लोग इसमें ब्रेक भी ले रहे हैं, तो 8 घंटा जो दिया हुआ है ना, आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ है, यानी कि रियल में वो काम कितना कर रहा है, 7.5 आवर। तो 7.5 से भाग दे दीजिए, ये कटेगा यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। 10 दिन हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है। इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। 5 दिन 4 घंटा, 5 दिन 5 घंटा, सब टोटल वर्क निकाले 75। अब एक दिन में जो है कह रहा है कि 8 घंटा आधे घंटे आराम के साथ लंच ब्रेक के साथ कर रहा है, यानी काम कितना कर रहा है, 7.5 घंटा। तो 7.5 से भाग देंगे, कितने दिनों तक करेगा, 10 दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग
तीसरे कोण के बराबर है। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसके दो कोण का है, ये x है, ये भी x है, तो ये तीसरे कोण के बराबर है, यानी तीसरा कोण 2x हो जा रहा है। यहाँ में बोला हुआ है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा, यानी ये वाला एंगल हमें पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, थीटा x यानी कितना हो जाएगा 4x = 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो हमें ये बोला हुआ है तीसरे कोण, यानी 2x का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4x = 180, तो 2x ही निकालेंगे। x का अगर ये पूछा रहता तो 45 का होता है, ठीक। तो ऑप्शन देखिए 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बोला हुआ है हमें कि ये जो 6 नंबर में कि ये एक संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है, बोला हुआ है। देखिए सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। ये 5√5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। ये 16×5 = 80 हो जाएगा, यानी कि 4√5 हो जाएगा। तो 5 और 3 8√5 ऊपर हो जाएगा, जोड़ लेंगे आराम से, दोनों √5 में है तो। और ये 4 और 6 कितना हो जाएगा 10√5 हो जाएगा। तो √5 यहाँ कट गया और 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी 4/5 इसका मान आ रहा है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, यह एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कि कैसा है, एक रेशनल नंबर है, p/q के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। √5 कट जा रहा है, अगर ये नहीं कटता तब जा करके अपरिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कट गया तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ से परिमेय संख्या मिला, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है कि मान 7 नंबर, ये माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 46, 60 और 6900 को विभाजित करने पर शेषफल समान बचता है। यहाँ पे एक समान छोड़ दिया हुआ, वहाँ पे समान लिख लीजिएगा। शेषफल समान बचता है तो n के अंकों का योग निकाल। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि इतना 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 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान बचता है, तो कभी कभी शेषफल दे देता है, तो अगर शेषफल दिया रहता तो इसमें से घटा करके HCF निकाल लेंगे, और जब शेषफल नहीं दिया रहेगा ना तो इनका आपस में अंतर का HCF निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ अंतर घटाइए, आपस में अंतर जो बड़ा रहेगा छोटा में से घटा लेंगे। तो ये देखिए घटाइए 0, 6 में से 3 गया 3, यानी 33, 60 आ जा रहा है। इसका अंतर कितना आ जा रहा है, तो 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 6 गया, ये 0 हो गया ना 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, और ये हो जा रहा है आपका 6 में से 4 गया 2, 22, 40। इसको अब घटाएंगे, ठीक, आपस में अंतर, यानी एक बार इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटा दिए, तब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ रहा है, तो 0 आ जाएगा, फिर आपका 0 आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 5, 56, 60 आएगा। तो अब इन तीनों का HCF हमें निकालना है। तीनों का जो HCF होगा ना वही n का मान हो जाएगा, वही हमारी संख्या हो जाएगी। तो देखिए HCF निकालने के लिए एक तो भाग विधि है, भाग देकर करेंगे। एक आपको आसान तरीका बता रहे हैं कि जहाँ पे कम अंतर मिले, जैसे इन दोनों का अंतर यहाँ पे कम मिल रहा है, जो कि कितना हो रहा है, तो 0, 6 में से 4 गया 2, 1120 आ रहा है। तो अब HCF इस 1120 से बड़ा नहीं होगा, या तो HCF 1120 होगा। 1120 कब होगा, जब ये तीनों उससे कट जाएगा। तो हमें ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये 3 मत में कट रहा है, 2 मत में कट रहा है, 5 मत में कट रहा है, अर्थात 1120 हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग बोला हुआ है, हमें क्या बोला हुआ है, अंकों का योग बोला हुआ है। तो अंकों का योग इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 0, यानी 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से आपको HCF निकालने के लिए बताया, देखिए फिर सीख लीजिए। सबसे पहले ये तो हमें बोलेगा कि इससे इसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो इनका पहले आपस में अंतर करेंगे, आपस में अंतर, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, तो हमारा ये 3 आ गया। तो इन्हीं का जो HCF होता है ना वो संख्या हो जाता है। तब HCF निकालने का तरीका ये बताया कि जहाँ कम अंतर मिल रहा होगा, जैसे यहाँ कम अंतर 1120 मिला, तो 1120 से पहले चेक कर लेंगे, अगर तीनों कट जाएगा तो यही HCF हो जाएगा, तीनों कट जा रहा है तो यही HCF, और नहीं कटता तब इसका फैक्टर निकाल के फैक्टर से चेक करते हैं कि किस बड़े से बड़े फैक्टर से कट रहे हैं, वो HCF हो जाता है। तो हम लोग का HCF हो गया 1120, और HCF निकालना तो भाग विधि आप जानते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान मेथड है आपका, ठीक। तो इसके अंकों का योग यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना 8 नंबर, बोला कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²।
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सही होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि a, b की केवल सीमित संख्या के लिए सत्य होगा। a, b के केवल एक ही सेट हो सकता है। a, b के किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं होगा और a, b के लिए अनंत सेट हो सकते हैं, ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए बी का मतलब ये बोल रहा है ना कि ए बी के कितने मान हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा हम अंक रखेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई कर लेगा। तो एक तो सिंपल दिख रहा है कि एक एक, अगर ए बराबर 1 रखेंगे और बी बराबर भी 1 रखेंगे तो 1 1 2 2 का मतलब होल स्क्वायर 4 हो जा रहा है। एक भी उस पर नहीं सेट हो रहा है, जैसे ये एक और आपका किस पे -1 पे कर रहा है, तो एक का होल स्क्वायर आपका एक आ जा रहा है, इसका भी ऐसे करेंगे ना, एक और +1 + 1 यानी 1 1 2 का होल स्क्वायर 4 हो जा रहा है, उस पर नहीं सेट कर रहे। देखिए किसे किसे सेट करेगा, 0 1 पे सेट करेगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर 0 का होल स्क्वायर 0 और 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर अगर आप 0 2 पे करिएगा तो 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 दूनी के 4 हो जाएगा, इधर 0 का होल स्क्वायर 0 2 का होल स्क्वायर 4, फिर 0 3 पे आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 3 3 9 हो जाएगा, 0 3 3 हो गया, 3 3 9, इधर भी वही हो जाएगा। यानी कि 0 के साथ तो ये जितनी भी संख्या होगी सब में हो जाएगा, अर्थात ये जो ए और बी का मान होगा ना सीमित सेट हो जाएगा, अनंत सेट हो जाएगा। तो देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात समझ में आया है आपको कि क्यों अनंत हुआ है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 0 1 सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए आप 0 1 जोड़ेंगे, 1 1 का वर्ग 1, यहाँ 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। 0 2 रख के देख लीजिए, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 2 दूनी के 4, इधर 0 का वर्ग 0 2 दूनी के 4, यानी इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0 3 पे भी, यानी 0 4 पे भी करेगा, 0 5 पे भी करेगा, 0 n जितनी भी संख्या 0 के साथ लेकर करेंगे ना सबको सेटिस्फाई कर लेगा, अर्थात अनंत होगा इसका, ए बी का जो मान होगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 9 नंबर कि अमन के परदादा की आयु, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वहाँ दादा को ही लेके बनाना होगा, वहाँ दादा कर लीजिएगा, परदादा नहीं रहेगा। अमन के दादा की आयु 105 वर्ष है। देखिए अमन के दादा की आयु, इनके दादा की आयु कितनी है, 105 वर्ष है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अमन के पिता राम सिंह की आयु दादा की 1/3 है। तो देखिए जो राम सिंह की है ना, राम सिंह इनके पिता है, यहाँ पिता लिख देते हैं। अमन के पिता जो हैं राम सिंह है, नाम भी लिख लीजिए। तो राम सिंह जो हैं इनकी आयु कितनी है, तो दादा के 1/3 है। तो इसका 1/3 निकालेगा, इसका मतलब ये 35 साल के हो जाएंगे। इसका 1/3, 3 3 के 9, 3 5 15। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, इसका मतलब अमन अभी कितने साल का है, 5 साल का है। अमन अभी 5 वर्ष का है, क्योंकि 5 वर्ष पहले ये जन्म लिया था। तब राम सिंह की आयु, तो बोला हुआ है कि 5 वर्ष पहले जब अमर जो है जन्म हुआ था, तब राम सिंह की माँ की आयु, राम सिंह की आयु की 2, मतलब इनकी दादी की आयु की बात कर रही है कि इनकी राम सिंह की माता मतलब कि इसकी क्या हो जाएगी, दादी होंगी। तो दादी की आयु क्या था, इस राम सिंह की 2 गुनी थी। तो अमन और राम सिंह के आयु का अंतर, वो तो उससे तो हमें मतलब ही नहीं, इनकी दादी से मतलब ही नहीं है, ये दोनों का आयु का अंतर बोल रहा है। तो अंतर 30 वर्ष हो जाएगा, इसमें कोई है ही नहीं। 5 वर्ष पहले जब अमर जो है पैदा हुआ था, ये बोला हुआ है कि 5 वर्ष पहले जब अमन पैदा हुआ था, इसका मतलब अभी 5 साल का है। तो अभी ये 5 साल के हैं और इनके पिताजी 35 के हैं, ये कैसे पता चला, तो ये दादा के आयु के 1/3 है, तो ये 35 के हो जाएंगे, 35 हो गए, 5 हो गए, दोनों में अंतर कितना हुआ, 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस इसको एक बार ध्यान से पढ़ना था, पर दादा वहाँ मिस्टेक से हो गया, उसको दादा बना लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपये है, कितना है, 27,000 है। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष की एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए 15% अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। इसमें से 15% एक्स्ट्रा भुगतान करने का मतलब 115/100 कितना हम दिए हम। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि लैपटॉप का अंतिम मूल्य क्या होगा यदि 6% जीएसटी पूरी राशि पर, यानी कि इस टोटल राशि पर 6% जीएसटी भी लग रहा है, यानी 106/100 ये जो है लैपटॉप का अंतिम मूल्य हो जाएगा। अंतिम मूल्य इतना मतलब हमें चुकाना होगा, अंतिम मूल्य हो जाएगा, यानी इतना हमें राशि क्या करना होगा, चुकाना होगा। तो देख लीजिए, सिंपल कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से कटाएंगे 2 5 10, 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा, 27 ×
23 गुणे 53, यानी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। 7 तरीके कैसे, यानी लास्ट में 3 होना चाहिए, 2 को 3 है ना, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए आप, 32,913 रुपया हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 27,000 उसका मूल्य था, 15% एक्स्ट्रा वारंटी के लिए दे रहे हैं, 6% जीएसटी दे रहे हैं, यानी 106/6, यानी अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा आपका 32,113 नंबर। ठीक, 32,913 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 और n का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 9 और 180 है, तो n का, ये तो बहुत सिंपल है जी। पहली दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए दोनों संख्या का एक 36 है और एक n है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 9 HCF है, 180 जो है क्या है एलसीएम है। तो 36 पाँचे कितना हो जाएगा 180, यानी n का मान हमारा हो जाएगा 9 5 45, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, कटा लिए, n का मान कितना आ जाएगा 45, 45, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर समझिएगा, ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसमें गलत हमेशा बहुत लोग करेंगे। कह रहा है कि √4 का मान क्या होगा। देखिए √4 का जब भी मान पूछेगा ना तो केवल +2 होगा, यानी 2 हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहीं इसको इक्वेशन के रूप में ऐसे दे देता है कि x² बराबर 4 है, तब x का मान क्या आ जाएगा, तो ये +-2 हो जाएगा। अब कहिएगा कि क्यों ऐसा, भी तो इसमें भी तो हम लोग √4 ही निकालते हैं, तो इसमें क्यों +-2 आ रहा है और इसमें क्यों 2 आ रहा है। तो उसका रीज़न है, यहाँ जो है अगर x बराबर कहेगा कि √4, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसका एक वैल्यू माना आएगा, यानी कि सिर्फ 2 आ जाएगा। और यहाँ x² बराबर 4 है, तो ये +-2 आएगा, क्योंकि इसका 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें इसका 2 वैल्यू आएगा तो +-2 आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, आप भी गलत किए होंगे कहीं, हो सकता है। जब भी हमें कहें कि √4 का वैल्यू निकालिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। इक्वेशन के रूप में दे दे कि x² बराबर 4, तब x का मान क्या होगा, तो +-2 होगा। ये बात ध्यान रखना होगा आपको। अगर ऐसे दिया रहता तब +-2 होता। अभी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 होगा, +2 केवल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि यदि 10 क्रमागत घंटों के द्वारा रेलगाड़ी की चाल A1, A2, A3, A4, A' है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। अब ऑप्शन देखिए, पढ़िए थोड़ा सा। बोला है कि A1, A2, A3, A' के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगी। A1, A2 हरात्मक माध्य के बराबर होगी, समानांतर माध्य के बराबर होगी। माध्य का क्या, देखिए आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि जैसे जैसे हम लोग औसत निकालते हैं, जैसे जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही माध्य निकालते हैं, जिसको हम लोग समानांतर माध्य भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि औसत और समानांतर माध्य दोनों एक ही होता है। औसत जैसे बोलेगा हमें कि 2, 4, 8, 17, इसका आप औसत निकालिए, तो क्या करिएगा, सबको जोड़कर 4 को संख्या 4 से भाग दे दीजिएगा। बोलेगा कि आप इसका माध्य निकालिए या फिर समानांतर माध्य निकालिए, तो सबको जोड़कर आप जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा। तो ये जो औसत और माध्य दोनों होता है वो एक ही चीज़ होता है। जैसे हम लोग औसत निकालते हैं वैसे ही माध्य निकालते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिए किसमें, समानांतर माध्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य नहीं, समानांतर माध्य जो अर्थमेटिक मीन होता है माध्य, वो जो है क्या होता है, औसत के बराबर होता है। तो औसत माध्य एक ही होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसी को समानांतर माध्य भी लिखा जाता है, अर्थमेटिक मीन भी लिखा जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, सब एक ही है। जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही समानांतर माध्य, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। 14 नंबर बोला है कि a + b√2 = 19 + 6√2 है। तो हमें निकालना है a और b का मान। ठीक, कह रहा है तो a का मान, सिर्फ a का मान पूछा। देखिए बहुत आसान है। ठीक, क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक, वर्गमूल में। और ये जो करनी वाला वर्गमूल रहता है उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक आसान तरीका आपको बता देते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे उनको पता भी होगा। बोलते हैं कि ये करनी वाले पार्ट को 2√a कर लेंगे और इसको कटा देंगे तो 2 3 6, यानी 3√2 को अब ऐसे तोड़िए ना कि वर्ग करके जोड़ने पे 19 आ जाए। तो 3√2 1 हो जाएगा। 3 3 9 2 18 19, दूसरा टूटी नहीं रहा है। अगर यहाँ पे क्या रहता है, 3 3 9
और 2 11, 11 रहता तो 3√2 में टूटता, यानी कि अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे हम लोग का। इसका वैल्यू कितना निकल गया, a + b√2 का मान निकल गया 1 + 3√2 हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिए, a का मान 1 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a बराबर 1, b बराबर 3, तो हमें a का सिर्फ मान पूछा हुआ है तो 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए समझिए फिर से इस क्वेश्चन को, वर्गमूल अगर निकालना है ना, कंडी का वर्गमूल, तो ये जो कंडी वाला भाग रहेगा उसको 2√a कर लेंगे, इसको कटा दिए 3√2 आया। अब इसको ऐसे तोड़ना है ना कि बर करके जोड़ने पे 19 आ जाए, तो ये 3√2 और 1 सबके साथ टूट जाएगा, गुणा से इसका 3 3 के 9 दूना 18 और 1 19 आ जा रहा है, अर्थात यही हमारा इसका मान हो जाएगा। तो अब इसी का ना वैल्यू ये आया हुआ है, a + b√2 बराबर 1 + 3√2, इसको आगे भी कर सकते हैं। तो a का मान 1 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। यहाँ से तुलना करने पर, दोनों को क्या करने पर, कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर a का मान 1, b का मान 3 हो जाएगा। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। a पूछा था तो ये 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर कह रहा है कि एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ये बोला हुआ क्या है, 2:1 है, मिल्क और वाटर का रेशियो। अब कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ये बोला है कि हमें अगर इसका मान क्या करना हो, 1:2 करना है तो पानी हमें कितना मिलाना होगा, यही बोला हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। बोला हुआ है कि पहले 2:1 था, तो अब 1:2 करना है तो पानी कितना मिलाना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो हमें तो पानी न मिलाना है, तो इस दूध की मात्रा सेम कर लेंगे। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको सेम करने के लिए नीचे वाले को 2 से गुणा कर लेंगे, तो ऊपर तो 2:1 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 आ जाएगा। अब देखिए दूध सेम हो गया कि नहीं, जब हम पानी मिलाए हैं तो यहाँ पे मिल्क हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। जो मिलाएंगे ना, नहीं मिलाएंगे उसकी मात्रा सेम रखना होगा। तो ये 2 आ गया। तब देखिए यहाँ पानी कितना मिला रहे हैं हम लोग, तो 1 पहले था और 4 मिलाए, मतलब 4 यूनिट हो गया, इसका मतलब 3 यूनिट मिलाए हैं हम लोग, तो 3 यूनिट मिलाएंगे। ये ऑप्शन बाल्टी में दिया हुआ है, तो देखिए बाल्टी का मतलब कि पहले इसकी धारिता कितनी थी, तो 2 1 3, अब 3 मिला रहे हैं, इसका मतलब 1 बाल्टी हम लोग मिला देंगे, इसमें 1 बाल्टी मिला देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 बाल्टी क्यों आंसर आया, देखिए समझिए इसको, फिर से ऑप्शन से देख लीजिएगा, तो 1 पूरी बाल्टी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। देखिए समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2:1 है, 1:2 बाद में करना है। अब बोला कितना पानी मिलाना होगा, तो दूध की मात्रा सेम रखना है। इसमें 2 और 1 है, तो यहाँ भी 2 करने के लिए नीचे वाले को 2 से गुणा कर लिए, तो 2:4, यानी कितना हम लोग मिला रहे हैं, तो 3 यूनिट मिला रहे हैं। तो लीटर में पूछता, यूनिट में पूछता, भाग में पूछता का, तो 3 भाग मिला है, लेकिन बाल्टी में पूछ रहा है। तो देखिए इसकी धारिता पहले कितनी थी, 2 1 3, अर्थात 3 मिला रहे हैं, 3 धारिता थी, इसका मतलब 1 बाल्टी। अगर यहीं यहाँ पे 6 मिलाना होता तो 2 बाल्टी मिलाना रहता, वहीं यहाँ पे अगर 1.5 मिलाना रहता तो आधा बाल्टी मिलाया रहता। बात समझ में आ गया आपको। 3 हम लोग मिलाए हैं इसमें, पहले हमारा ये 3 था और 3 मिला भी दिए, अर्थात 1 बाल्टी मिलाए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि y का x% z के y% के बराबर है, यानी कि y का x% यानी x/100 किसके बराबर है, तो z के y% यानी y/100 के बराबर है। दोनों ये बात बोला हुआ है हमें कि y का x% z के y% यानी 100 से 100 कट गया और y से y कट गया, यानी कि x बराबर क्या निकल गया हम लोग का z। तो ये पूछा हुआ है क्या, हमें देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो x बराबर z यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सिंपल है, जैसे बोला था कि y का x% बराबर z का y% सब कट जा रहा है, y कट जा रहा है, यानी x बराबर z, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 समझिएगा कि एक छात्र गलती से संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। उसे गुणा करना था 5/2 से, लेकिन ये 2/5 से गुणा कर लिया, यानी कि ये सही मान है और ये क्या मान है, गलत मान है। ठीक, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है हमें कि एक छात्र जो है गलती से 5/2 के स्थान पर, यानी 5/2 से गुणा करना था, गुणा कर दिया किससे, आपका 2/5 से गुणा कर लिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखिए ध्यान दीजिए, इसको रेशियो बदल लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 और 2 दूनी के 4, यानी इसको 25 सही मान है और 4 गलत मान है, तो कितना ये त्रुटि किया है, तो 16 जो है त्रुटि किया है।
त्रुटि मतलब कितना कमी किया हुआ है, तो 16 की त्रुटि किया हुआ है, हमेशा नीचे सही मान होगा, प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100 यानी कि 16 चौके 64% की त्रुटि किया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, एक बार और देखिए, तो 5 5 25, 2 दूनी के 4, 1 मिनट सॉरी देखिए घटाएंगे ना कितने का त्रुटि किया है, तो 21 का त्रुटि किया है किस पर, 25 पे, प्रतिशत के लिए 100, घटाने में गलत कर दिए थे, 25 चौके 100 यानी 21 चौके 84% की त्रुटि किया हुआ है। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए घटाओं में वहाँ पे मिस्टेक हुए थे, एक बार और समझिए। देखिए लिखना था सही में इसे 5/2, गलती से लिख दिया 2/5, तिरछा गुणा करके हम लोग रेशियो में बदल लिए, यानी कि सही 25 है, गलत 4 है, तो कितने की गलती किया हुआ है, 21 का गलती किया, त्रुटि 21 का किया हुआ है, तो त्रुटि प्रतिशत हमेशा सही मान पे निकालेंगे, नीचे सही मान हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 यानी कि 84% त्रुटि कर लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 45 से भाग देने पर, ये जो हमारी संख्या है इसको 45 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, तो शेषफल जो है 28 बचता है। तो अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो ये जब 45 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 28 आया है, अब 45 जो है 15 का मल्टीपल है, इसका मतलब डायरेक्ट हमें जो है जो शेषफल रहेगा ना उसमें इस अंतिम भाजक से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 28 में जब हम 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 यानी कितना शेष बचेगा, 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर 13 आएगा। जब उसी संख्या को हम 15 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये बात को समझे कि नहीं, अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार डिटेल समझ लीजिए। ये n है और जब इसे हम 45 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, आपका 28 आ रहा है। तो यहाँ कुछ भी आएगा, मान लीजिए यहाँ के ही आ रहा है, तो ये जो संख्या होगा n बराबर हो जाएगा 45 के प्लस 28 हो गया। तो अब बोला है कि इसे 15 से भाग देना है, तो 15 से ये पूरा पूरी कट जाएगा क्योंकि 15 का गुणज है, यानी डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि 28 में 15 से भाग दे देंगे, या रिमाइंडर कितना है, 13, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वही हम लोग यही बात करते हैं कि डायरेक्ट जो रिमाइंडर आता है पहला शेषफल, उसमें अंतिम भाजक से जो लास्ट में भाजक बोलता है उसे भाग देकर शेषफल निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो इसीलिए देखिए फिर से समझ लीजिए, n है 45 से भाग देने पर 28 रिमाइंडर, यानी भाज्य n बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब इसको 15 से जब भाग देंगे तो ये तो 15 का गुणज है, तो ये कट ही जाएगा, 0 शेष आएगा, यानी 28 में 15 से भाग दे लिए रिमाइंडर 13 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि पर एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपया अधिक में बेचा होता तो 14.5% का लाभ। अच्छा, 8% हानि का मतलब जो SP1 हमारा हो गया 92% हो गया, हानि का मतलब 100 से कम। और दूसरा जो दिया हुआ है SP2, तो ये बोला है कि 14%, 14.5% का लाभ होता है, यानी कि 14.5 ही रहने देते हैं, 14.5, ठीक, 14.5 का लाभ होता है। तो घोड़े का करना, और देखिए बहुत सिंपल है, ये कितना बढ़ा के यहाँ पे बेच रहा है, देखिए कितना बढ़ा के, तो 8 इधर और 14 इधर, यानी कि 8 4 22.5% बढ़ा रहा है, और इसी का वैल्यू ये 1800 रुपया दिया हुआ है कि 1800 अधिक में बेचता तब ये जाकर 14.5% लाभ होता है। अब क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान पूछ रहा है, सिंपल सा हो गया, यानी 1800 बट्टा 22.5 गुणे 100, ये जब हटाएंगे तो 1 0 चल जाएगा, 25 9 225, 25 चौके 100, 9 से कटाएंगे 9 दूना 18, यानी 4 दूना 8, 8000 जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए अगर नहीं समझाए तो, ठीक। ये बोल रहा है कि 8% हानि पर बेचता है, अगर 1800 रुपया अधिक में बेचता रहता तो 14.5% लाभ होता है, तो 14.5% लाभ का मतलब ये 100 हो जाएगा, 100 जुड़ जाएगा उसमें। तो ये दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, तो 22.5%, 22% का वैल्यू कितना दिया है, 1800 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य मतलब हमेशा 100% का वैल्यू कितना आएगा, 8000, यही क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 अधिक है। देखिए फिर आ गया आपका लंबाई मेंसुरेशन से, ये अगर x है तो x + 3 है, 3 अधिक है लंबाई, चौड़ाई से 3 अधिक है। अब कह रहा है कि और परिमाप का आंकिक मान क्षेत्रफल के बराबर है, यानी जितना इसका परिमाप है उतना ही क्षेत्रफल है। तो परिमाप का मतलब क्या हो गया, तो 2 × L + B दोनों जोड़ दीजिए, यानी कि 2x + 3 आ जाएगा, ये परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो x × x + 3 हो जाएगा, क्षेत्रफल ये हो गया। तो अब बोला हुआ हमें, तो कह रहे हैं तो इसके विकर्ण का पूर्णांक
भाग क्या होगा, यानी बोला है कि इसके विकर्ण के मान क्या, विकर्ण हमें निकालना है, डायगोनल निकालना है। देखिए वो द्विघात समीकरण बन जाएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर यहाँ पे अगर सोच सकते हैं ना तो थोड़ा आसान लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 1 पे बराबर आ रहा है क्या, 3 2 5 दूना 10 नहीं आ रहा है बराबर। 2 रखिए तो 2 दूनी के 4, 3 7 दूना 14 और यहाँ 3 दूना 5 दूना 10 नहीं आ रहा है। 3 रखिए तो 3 दूना 6, 3 9 दूना 18 और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 6 36 18, देखिए आ गया। यानी कि x बराबर ये 3 पे सेटिस्फाई कर लिया, ठीक 3 पे सेटिस्फाई कर लिया। इसका मतलब कि चौड़ाई 3 हो जाएगा और लंबाई 3 3 6 हो जाएगा। तो लंबाई 6 चौड़ाई 3 हो गया। तो हमें क्या बोला हुआ है, तो इसके विकर्ण का मान पूर्णांक भाग निकाले। विकर्ण मतलब विकर्ण पूछा हुआ है तो विकर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर लंबाई, लंबाई 6 आया तो 6 जाएगा 36 प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, यानी ये कितना आ गया आपका रूट अंडर 36 9 कितना हो गया 45। तो ये बोला है ना कि हमें इसका क्या निकालना है, इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग निकालना है, सिर्फ पूरा इंटीजर पार्ट निकालना है। जैसे जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 6 6 के 36 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग। तो हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट बोला है तो इंटीजर पार्ट मतलब ये सिर्फ ले लेना होगा, यानी कि 6 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब ये दशमलव के बाद कितना हो आएगा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पूर्णांक पार्ट बोला हुआ है, सिर्फ इंटीजर पार्ट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए हम लोग का 7.8 तो सिर्फ पूर्णांक भाग बोलेगा तो ये 8 7 आ जाएगा, और लगभग में इसका मान बोलेगा तब 8 इसका आंसर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 6.5 आया तो बोलेगा ये 6.7 ही ले लेते हैं, तो ये 6.7 का मतलब पूर्णांक मान सिर्फ 6 हुआ, और लगभग मान अगर पूछता ना तो ये 5 से अधिक रहता है तो एक मान कर जोड़ देते हैं यानी 7 हो जाता है। तो इसमें सिर्फ पूर्णांक भाग बोला है तो 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही लगभग अगर बोलता ना तो लगभग में ये 6.7 आएगा तो एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ हमें पूर्णांक मान बोला हुआ है तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको अब वर्गमूल निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक मान मतलब 6 ही होगा। 7 से अधिक आएगा, 49 से अधिक आएगा तब पूर्णांक मान क्या आएगा 7 आएगा। तो हम लोग का 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है यदि 2 भुजाओं का माप दिया, एक का 6 दिया हुआ है और एक का 3 दिया हुआ है, तो ऐसी विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। यानी कि कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती है। देखिए ध्यान दीजिए कि त्रिभुज का जो एक मेन इसका फाउंडेशन होता है ना कि त्रिभुज कैसे हम लोग बनाएंगे। तो त्रिभुज जो बनता है ना तो किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है और अंतर तीसरी से छोटा होता है। यानी अगर तीसरी को हम लोग a मान लेंगे तो a का मान यहाँ से क्या क्या होगा, तो a का मान जो होगा दोनों के योग से छोटा आएगा। a का मान होगा जो योग से छोटा मतलब क्या है, तो 6 + 3 9 से छोटा आएगा, और इसका अंतर से बड़ा आएगा, तो अंतर मतलब कि 3 से बड़ा आएगा। ये बात समझे, ये बात नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का जो तीसरी जो भुजा होता है 2 भुजाओं के योग से छोटा होता है और अंतर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे a का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 3 से बड़ा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा। 9 के बराबर नहीं होगा, बराबर भी नहीं होता है और छोटा भी नहीं होता है। ये मतलब कि 2 भुजाओं के योग से छोटा होता है और अंतर से बड़ा होता है, बराबर नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग का ये इसमें a का मान कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 गो मान आ रहा है, अर्थात 5 गो त्रिभुज इसमें निर्माण किया जा सकता है। तो यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 5 त्रिभुज किसमें है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नहीं कि ये सिर्फ a का मान पूछ रहा है, a का मान पूछेगा तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, लेकिन ये पूछा है कि कितनी त्रिभुज संभावित हो सकती है, कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती है, तो 5 त्रिभुज। एक हो जाएगा 3 4 9 हो जाएगा, एक 3 5 9 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 3 7 9 हो जाएगा, 3 8 9 यहाँ तक हो सकता है। तो ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि तीसरी भुजा का योग 2 भुजाओं के योग से छोटी होता है और अंतर से बड़ा होता है। तो अंतर से बड़ा मतलब 6 में से 3 या 3 से बड़ा, और योग मतलब 6 3 9 से छोटा। तो ऐसा 5 गो मान संभव है, यानी 5 त्रिभुज बनाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला हुआ है हमें कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 15 20
25 और 45 से पूर्णतः, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम 5 गुणे 3 हो जाएगा 15, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब 45 के लिए एक 3 और लेना होगा, यानी कितना हो जाएगा 5 पचे 25 चौके 900 आ जा रहा है। और बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम 900 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 5 पचे 25 चौके 100 900 हो जाएगा, तो 900 से भाग देंगे तो ये देखिए 9 मर्थ में जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। फिर 99 आ जाएगा, फिर 9, यानी फिर 9 मर्थ में जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। यानी 99 जो शेष बच रहा है ना, तो इसमें से घटा देंगे, वही संख्या हो जाएगी। देखिए कितना आसान हो गया, संख्या बराबर हो जाएगा, इसमें से 99 घटा दीजिए, यानी कि 99 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए ऑप्शन से भी बनाइएगा तो ऑप्शन से भी चेक करने में सब में समय लग जाएगा। और डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 99 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 से तो सब कट रहा है, उसमें एक 99 हो रहा है, 99 और एक 9000 हो जा रहा है। तो इसी दोनों में कंट्राडिक्ट है, क्योंकि 25 से कटने के लिए अंत में 2 जीरो होना चाहिए, तो इसी में 2 जीरो है। तो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 99 आंसर हो जाएगा। अब बाय प्रोसेस बनाएंगे तो सबसे पहले एलसीएम निकाले 900 से बड़ी संख्या को भाग दिए, शेषफल जो आ रहा है इसमें से घटा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला हुआ है कि इसका रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आप अगर इसको पूरा बाय प्रोसेस बनाइएगा तो इससे भाग देना होगा, एचसीएफ निकालना होगा कि दोनों कैसे कट रहा है। और एक और तरीका देखिए, ऑप्शन में 3 13 3 17, यानी 3 से एक कट, ये इसका मतलब कि 3 से कट जाएगा। 3 से इसको भाग देकर देखिए कितना से कट रहा है। जैसे 3 से इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, वैसे भी दिख रहा है कि 10 10 7 7 14 6 एक कट जा रहा है 24, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 3 5 15 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 3 5 15 16 17 हो जाएगा ना, 16 17 3 8 24 25 26 3 9 27 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये भी किसी संख्या से कटेगा। इसका देखिए 7 दिया है ना, 7 17 27 ऐसे दिया है, तो 27 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा है। तो पहले 7 से चेक करते हैं इसको, तो 7 एकम 7 हो जा रहा है, 7 से भाग देकर देखिए, 7 एकम 7 8 9 10 11 7 6 42 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 5 35 36 37 38 39 40 41, यानी कि 6 बचा 2 बचा, तो 7 8 56 हो गया, 57 58, अब 6 बच गया, 7 9। देखिए अब समझ में आ गया है, खत्म हो गया कहानी। ये दोनों सेम आ गया तो एक कट जाएगा और 3:7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन से चेक किए तब इतना जल्दी बना, नहीं तो आप इसको बनाइएगा तो इसमें इससे भाग देकर आप निकालिएगा एचसीएफ, तो 1589 से दोनों कट जा रहा है, ये 7 मर्थ में कट रहा है 3 मर्थ में, यानी कि 3:7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर, ये बोल रहा है कि इसका मान इसमें से क्या होगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, पहले भाग देंगे तो 4 चौके 16 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी 4 दूना 8, एक 9 में से 5 गया तो कितना आ रहा है 4। अब इसमें से सॉल्व करके देखना होगा कि किसका मान 4 आ रहा है। देखिए 4 दूना 8, यानी 16 में जब 8 से भाग देंगे 2 और 5 एक 6, यानी कि ये नहीं आ रहा है, माइनस का आ जा रहा है। ये 4 चौके 16 4, 4 दूना 8 और 5 एक 6, यानी 8 में से 6 गया 2, ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 4 चौके 16 4 दूना 8, 8 में से 5 गया, कितना हो गया आपका, 8 में से 5 गया 3, 3 + 1 4, यही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी 4 आया, और इसमें से सबको सॉल्व करके देखें तो सी का वैल्यू हम लोग का 4 आ जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें 25 नंबर की, एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्सा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैन और बॉय का जो क्षमता का रेशियो आया 4:1 आया। लड़का जो है 1/4 हिस्सा काम करता है, इसका मतलब इसकी क्षमता जो है 4 गुनी है बॉय की क्षमता से। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 15 आदमी एक विशेष कार्य को, 15 मैन जो है इस कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़का को रखा जाए, अब इसमें कह रहा है ना कि जो 3 आदमी है ना, 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़का को रखा जाए, इसका मतलब 12 मैन रहेंगे और प्लस 3 गो जो है बॉय रह जाएगा, 3 गो बॉय, तब इस काम को कितना दिन में करेगा ये पता नहीं है। ये हमें पूछा हुआ है कि अगर 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के को रखा जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है इसमें।
जैसे 15 आदमी 17 दिन में काम को करते हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। अब अगर इसमें से 3 मैन की जगह 3 बॉय को रखते हैं, यानी कि 12 आदमी तो नहीं रहेंगे और 3 को बॉय आ जाएंगे, तो ये भी 12 3 15 होंगे। तो अब काम कितना दिन में होगा? अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ मैन का 4 है और वुमेन का 1 है, तो इसमें रख लीजिए 15 चौके 60 गुणे 17 बराबर इसका 4 है, तो 12 चौके 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए 17 तिया 51, 3 से कटा लिए 20, अर्थात 20 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है हमें कि एक समांतर चतुर्भुज का भुजाएं, देखिए समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज एक बना दीजिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा आमने सामने के कोण भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो बोला हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ये बड़ा वाला है तो इसको 5x + 4 मान लेते हैं और ये 3x + 2 हो जाएगा। ठीक, ये सामने वाला भी हो जाएगा 5x + 4 और ये हो जाएगा 3x + 2 हो जाएगा। ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये बोला हुआ है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं इतनी है तथा इसका परिमाप 44 है और क्षेत्रफल 64। अब एक बात बताइए कि परिमाप मतलब सबको जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा। 16x प्लस ये भी जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 और 4 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से 16x इज इक्वल टू, ये देखिए इधर घट जाएगा ना, 2 हो जाएगा, 3 32, यानी 16 दूना 32। x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो अगर ये भुजा निकालेंगे तो 5 दूना 10 4 14 निकल गया, ये भी 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, यानी सब भुजा हम लोग निकाल लिए। अब कह रहा है आपसे कि इसका एरिया अगर 64 है तो त्रिभुज के बीच बने न्यूड कोण निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये 14 हो गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये हमें पता चल गया 14 हो गया और ये 8 हो गया। तब इसका ये न्यून कोण, ये तो अधिक कोण है ना, और ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण हमें बोला हुआ है। देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये पूरा अगर एरिया 64 है ना, तो 32 32 दो एरिया में ये बांट देगा। और एक बात आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर ये थीटा दिया रहे, ए और बी रहे, तो इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग एंगल आराम से निकाल लेंगे। ये 32 हमें एरिया पता चल गया, तो 32 बराबर 1/2 ए बी साइन थीटा है। ए बी मतलब 14 8 112, ये 14 है 8 है, यानी 14 गुणे 8 गुणे साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा आराम से निकल जाएगा। थीटा का मान ही हमें पूछा हुआ है। देखिए 2 से कटा दीजिए, यहाँ पे 2 चौके 8 4 8 32 हो जाएगा। फिर ये 2 चौके 8 और 2 7 14, यानी इधर लिख देते हैं। देखिए इधर लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? तो 4/7 आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/7 आ गया। तो अगर 4/7 को आप बदलिएगा यहाँ से, तो 0.7 35 7 35, यानी आधा से अधिक है। 1/2 से क्या है? अधिक है। और आपको ये बात पता होगा कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो 30 डिग्री का मान, और ये 30 से ये 1/2 से बड़ा है, इसका मतलब 30 से बड़ा होगा और 75 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 30 और 60 के बीच में, 30 और 60 के बीच में हो जाएगा, 75 नहीं, 30 और 60 के बीच में आ जाएगा। ये जो एंगल होगा न्यून कोण, ये 30-60 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं निकला हुआ है क्योंकि ये 0.55 आ गया, और साइन थीटा का 0.55 नहीं मान होता है। देखिए एक बार और समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, तो परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, यानी 16x + 12 इज इक्वल टू 44 आ गया। तो x का वैल्यू 2 निकल गया, तो ये भुजा 14 निकल गया, और ये भुजा 8 हो गया, ये भी 14, ये भी 8 है, ये निकल गया हम लोग का। ठीक, तो अब ये न्यून कोण हमें पूछा हुआ, अधिक कोण पूछा रहता तो इस भी कोण को मिलाते हैं और ये दोनों भुजा लेते हैं। न्यून कोण हमें पूछ रहा है, तो 1/2। अब इसका एरिया क्या होता है? ये त्रिभुज पूरा एरिया 64 है, तो 32 32 दो भाग में बांट देगा, और इसका एरिया 1/2 ए बी साइन थीटा के थ्रू निकाले, तो साइन थीटा का मान 4/7 का मतलब 0.55, यानी आधा से बड़ा आ रहा है। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये उससे बड़ा है, यानी कि 30 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, देखिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 और 60 के बीच में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर का क्षेत्रफल का अर्धवृत्त खींचा गया। देखिए सबसे पहले तो आयत बना दीजिए, ये एक आयत हो गया और इसके अंदर एक अर्धवृत्त खींचा गया है,
अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई है, इसका मतलब ऐसे ऐसे एक अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक। इसका व्यास जो है इसकी लंबाई के बराबर है, ऐसे अर्धवृत्त खींचा गया है। जो अर्धवृत्त का व्यास है वो इसका लंबाई के बराबर है, ठीक। ये बात बोला हुआ है हमें। और इसका एरिया, अच्छा एक बात बताइए कि अर्धवृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू 1250 पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कट गया यहाँ से, और ये जब गुणा होगा उधर से तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 25, यानी आर का मान हो गया 50 आ गया, ठीक। आर स्क्वायर बराबर 2500 तो आर बराबर 50। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब त्रिज्या 50 हुआ तो व्यास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जो ये लंबाई होगा ये भी तो इसका त्रिज्या होगा ना, यानी ये 50 हो जाएगा, ठीक। तो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। तो हमें बोला है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 100 गुणे 50, इसका मतलब 5000 सेंटीमीटर में है कि मीटर में, सेंटीमीटर में है तो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था, एक बार और समझ लीजिए। ये अर्धवृत्त बना हुआ था आयत के अंदर, और इसका जो व्यास है वो इसकी लंबाई है, ठीक, लंबाई। तो इसका सबसे पहले हमने रेडियस निकाल लिया, कितना है 50, तो ये टोटल 100 हो जाएगा, यही आयत की लंबाई हो जाएगी। और ये त्रिज्या है, यानी ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया हो जाएगा, यानी कि 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि संख्या x अनुपात y बराबर कितना दिया है 4:5 दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि x का मान z से 20% अधिक है, यानी कि z से 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब 120/100 बराबर क्या है x का मान, तो x का मान यहाँ से 4 है, तो z निकल जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। बोला हुआ है कि x का जो मान है यानी कि 4 z से 20% अधिक है। तो अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 3 12 हुआ, यानी z का मान हो जाएगा 10/3 आ गया। यहाँ रख सकते हैं कि z का मान 10/, आपसे देखिए पूछा क्या आपसे, तो यहीं पे रख सकते हैं आपका x y z। x y हमें 4 और 5 दिया हुआ है, और ये निकल गया 10/3। अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो 12:15:10 हो जाएगा। तो पूछा क्या आपसे कि y का मान z से कितना % अधिक है। देखिए z से ये कितना अधिक है 5 अधिक है, किस से 10 से। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, 0 0, यानी 50% अधिक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए एक बार और समझ लीजिए। x 4 दिया है, y 5 दिया है, बोल रहा है कि z का मान जो है x का मान जो है z से 20% अधिक, यानी कि z से 20% अधिक 120/100 बराबर x का मान 4 है। तो यहाँ से z निकल गया 10/3। अब एक साथ सबका रेशियो निकाल लिए, तो ये 4 5 10/3 यानी 12 15 10 आ रहा था। तो ये बोला है कि y z से कितना % ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है 10 से, प्रतिशत के लिए 100, यानी 50% ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राम ए पर खड़ा है और श्याम बी पर खड़ा है। देखिए ये ए बी 2 पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। यहाँ राम खड़ा है और यहाँ श्याम खड़ा है, ठीक, ये बोला हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुँचने में 2 घंटा लगता है। देखिए यहाँ से ये चलना शुरू किए हैं और रास्ते में जहाँ मिले हैं, तो यहाँ से राम को जो है बी पर पहुँचने में कितना देर लग रहा है 2 घंटा लगता है, ठीक, 2 घंटा। और उसके बाद कह रहे हैं कि बी तक पहुँचने में 2 घंटा लगता है। श्याम को ए तक, अब यहाँ से श्याम को ए तक पहुँचने में कितना लगता है 8 घंटा का समय लगता है, 8 घंटा का। तो बोला हुआ है कि यदि राम की चाल 40 किलोमीटर है, जो राम की चाल है कितना 40 किलोमीटर पर आवर है, तो श्याम की चाल हमें पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आपको तरीका पता होगा कि जब ये यहाँ मिलते हैं और यहाँ से t1 t2 समय लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट इनके चाल का जो अनुपात होता है ना S1 अनुपात S2 इज इक्वल टू
T2 अनुपात T1 हो जाता है, T2 अनुपात T1। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट करके एकदम लिख लीजिएगा, ठीक। कि जब भी ये लोग दो आदमी एक ही साथ मिलते हैं यहाँ पर, और मिलने के बाद ये इसके प्रारंभिक स्थान पर और ये इसके प्रारंभिक स्थान पर जब जाते हैं, तो इसमें जो चालों का इनका रेशियो होता है वो समय का उल्टा और समय वर्गमूल में हो जाता है। अब इस पर रख दीजिए, देखिए सिंपल हो जाएगा। राम का चाल हमें 40 दिया हुआ है, S1/S2, यानी श्याम का 40 हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, बराबर √T2। T2 मतलब ये 2 घंटा, इसका T1 नहीं लेना है, इसका अब लेना है, यानी कि 8/2 हो जाएगा। इसका 2 घंटा लगता है इसको, ये हो गया T1 और ये T2। यानी राम का जब ऊपर लिए तो इसका समय नीचे आ जाएगा और श्याम का समय ऊपर चला जाएगा। अब खत्म हो गया, 2 चौके 8 हुआ, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 40/x = 2। 2 से कटा दीजिए 20, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 20 किलोमीटर/आवर। यही जो है श्याम का चाल हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए। देखिए ये बात अगर पता रहेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप एकदम नोट करके लिख लीजिएगा कि जब दोनों मिलने के लिए आते हैं, मिलने के बाद ये T1 लेता है, ये T2 लेता है, तो S1/S2 बराबर √T2/T1। इस पर आराम से रख लिए हम लोग 20 किलोमीटर/आवर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 30 नंबर की, एक आयत की परिमाप और लंबाई का रेशियो दिया है। देखिए ये परिमाप और रेशियो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, तो 5:1 दिया है। देखिए इसमें x मान लेते हैं हम लोग, जो रेशियो में है तो क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, यानी कि 5x = 2 × L। L का मान हमें x दिया है, प्लस b को b मान लेते हैं, क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालना जरूरी है। तो यहाँ से 2 से ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 2x + 2b हो जाएगा, तो x इधर आएगा, यानी कि 2b = 3x हो जाएगा, तो b बराबर 1.5x हो गया, ठीक। ये चौड़ाई। अब एरिया बराबर क्या होगा, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x है और इंटू चौड़ाई 1.5x निकला है, और बराबर ये कितना हो जाएगा आपका दिया हुआ है 216। देखिए इसको कटा लीजिए, ये जब हटेगा यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसको कटाइए, देखिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी x² बराबर 144 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो देख लीजिए क्या पूछा हुआ, अब सिंपल सा हो गया। कह रहा है कि आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, तो लंबाई x है और यही हमारा x निकला है, अर्थात 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए। परिमाप ये दिया है, ये लंबाई दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर 2 × L + b, तो यहाँ से b निकाले 1.5x। अब एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई 216 दिया था, तो यहाँ से x का मान 12 आ गया, तो लंबाई जो है 12x हो जाएगा। अगर यही चौड़ाई पूछता तो यहाँ चौड़ाई निकला है, 12 × 1.5 हो जाएगा। अगर परिमाप पूछता तो यहाँ रख लेते, 12×5 = 60 हो जाता, जो पूछता वो निकल जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी x का जो CP है वो y के SP के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, CP/SP बराबर क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो बोला हुआ है कि तो 25% लाभ होता है। अब देखिए लाभ बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य का यूनिट y हो गया और विक्रय मूल्य x, तो लाभ यहाँ निकालेंगे तो x - y हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य नीचे जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 करेंगे, और कितना % लाभ होता है, तो 25%। सिंपल से हो गया। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो 25% लाभ हो रहा है। देखिए कटा दीजिए, 25 चौके 100, यानी तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 4x - 4y = y हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा। 4x = 5y, तो यहाँ से हमें पूछा हुआ है x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x अनुपात y पूछा हुआ था, तो 5:4 हो जाएगा। अगर नहीं समझे हैं तो देखिए एक बार और समझ लीजिए, ठीक। देखिए इधर ध्यान दीजिए, हमें बोला हुआ है कि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो CP/SP, यानी कि CP y निकल गया, SP x निकल गया। तो अब बोला है कि इसमें 25% का लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी x - y/y क्रय मूल्य है, प्रतिशत के लिए 100 बराबर 25% लाभ होता है। तो यहाँ से x अनुपात y कितना निकल गया, 5:4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ये 32 से 33, 32-33 दो क्वेश्चन में इस पाई चार्ट पे दिया गया है।
पाई चार्ट थोड़ा पढ़िए, ऊपर क्या बोला हुआ है कि एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं, टोटल जो है 1800 छात्र हैं। दिए गए पाई चार्ट विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की डिग्री दर्शाया गया। जैसे देखिए हिंदी ये टोटल है, तो हिंदी में कितने हैं 87 डिग्री, अंग्रेजी में 72 डिग्री, मनोविज्ञान में 51 डिग्री, ये सब डिग्री दर्शाया गया है सब छात्र का। तो पूछा क्या है आपसे, अब देखिए जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़िए 32 नंबर, कॉलेज में कितने छात्र गणित का अध्ययन करते हैं। अब देखिए ये टोटल इसके केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री का वैल्यू 1800 है। 0 से 0 कट गया, 36 पाँचे 180, यानी 1 डिग्री का वैल्यू हमारा 5 संख्या हो गया, संख्या छात्र का। तो पूछा हुआ है कि गणित का अध्ययन करने वाले, देखिए गणित में कितने हैं 6, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में 6 पाँचे 30 हो जाएंगे, यानी कि 300 स्टूडेंट जो है गणित का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। 360 का वैल्यू 180 निकल गया, तो 1 का वैल्यू 5 छात्र निकल गया, तो गणित में 60 है तो 60 का वैल्यू 300, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है हम लोग का 32 नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। बोला हुआ है कि यदि राजनीतिक विज्ञान नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाए, राजनीतिक विज्ञान मतलब देखिए ये राजनीतिक विज्ञान 12 डिग्री है, तो ये बोला है कि इसको अगर बंद कर दिया जाए और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और इतिहास में बांट दिया जाए और किसमें जनसंचार में पाठ्यक्रम में वितरित कर दिया जाए, तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि कितनी गणना है। देखिए बहुत आसान है, हमें इसको बंद कर देना है, यानी कि 12, 1 डिग्री का वैल्यू 5 है, तो 12 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हुए स्टूडेंट होगा। तो इस 60 हुए में से समान रूप से इतिहास और जनसंचार, यानी इतिहास में 30 बढ़ जाएंगे और जनसंचरण में भी कितने बढ़ जाएंगे 30, दोनों में हमें समान समान रूप से बांट देना है। तो यही बोला था कि जनसंचरण में कितने बढ़ जाएंगे, तो 30 बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ गए, देखिए फिर से समझिए, टोटल छात्र 1800 से, तो इसका 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग 5 निकाल लिए। तो अब ये राजनीतिक विज्ञान को ख़त्म करना है, यानी कि 12 25 60 को जो है छात्र बच जाएंगे और उसको आधा आधा इतिहास और जनसंचरण में बांट देना है। तो 30 को इतिहास में बढ़ जाएंगे, 30 को जनसंचरण में। तो बोला है जनसंचरण में कितने बढ़ेंगे, तो 30 बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है तालिका से रिलेटेड। देखिए अब ये तालिका इधर उधर दिया हुआ था ग्राफ, ठीक। पहले शुरू किया था 56 54 55, तो उसको सजा के हम लिख दिए 51 52 53 54 55 56 57, ऐसे बढ़ते क्रम में सजा के लिख दिए। तो पूछा क्या है कि दी गई तालिका में 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाया गया है। टोटल 50 छात्र हैं, लंबाई ये सब जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, ठीक। तो बोल रहा है कि कितने छात्रों की लंबाई 151 से अधिक और 56 से कम। 51 से अधिक मतलब 52 53 54 और 56 से कम मतलब 55 तक। तो ये सब जोड़ लीजिए, 10 4 14 5 19 और 12 कितना हो जाएगा 31, तो टोटल 31 स्टूडेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत सा सिंपल है। 151 से अधिक यानी 52 53 54 55 56 से कम, यानी कि इन सभी संख्या को हम लोग जोड़ लिए 31, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़िए 35 नंबर के, निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों का वजन को दर्शाया गया है। यानी एक 65 है, एक कितना है आपका 55 है, उसके बाद 70 है, 50 है और 60 है। 5 वो श्रमिक हैं। तो बोला हुआ है कि श्रमिकों का औसत वजन, ये तो बहुत सिंपल है जी, औसत पूछ रहे हैं तो सबको जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, जोड़ करके 5 को श्रमिक है 5 से भाग दे देंगे। 5 5 10 कर 0 RC ले 6 5 11 1 12 और 12 7 कितना हो जाएगा 19 19 5 24 36, यानी 300/5 कर लीजिए, 5 6 30, यानी 60 kg जो है औसत हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। 5 वो श्रमिक थे, औसत वजन पूछ रहा था, सबको जोड़कर 5 को संख्या था, संख्या से भाग दे दिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका इस सेट में क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था, 4-5 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए दोस्तों में, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। और आप लोग शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स करके भी अपना राय दीजिए कि सर कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और डेली हम लोग वीडियो करेंगे इसमें। थोड़ा इधर कुछ कारण से हम लोग 3-4 दिन वीडियो नहीं देख पाए थे, तो डेली करेंगे। आप लोग पे डिपेंड करता है, जितना व्यूज़ बढ़ाइए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़े, ठीक। तो ओके बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करिए आप।